नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए सेमेस्टर 2 की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम लोग आज देखेंगे अपने चैप्टर 5 के बारे में, जो है जल से संबंधित, यानी कि वाटर क्या है, पानी कितने टाइप का होता है, कठोर जल, मृदु जल, और इसकी ये जो कठोरता होती है इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जो दूषित पानी होता है उसके शुद्धिकरण यानी कि उसकी प्योरिफिकेशन के लिए हम कौन कौन से मेथड अपना सकते हैं, तो ये सारे प्रोसेस पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि जल से तात्पर्य उन जल निकायों यानी कि जल के स्रोत जैसे नदियाँ, झीलें, जलाशय, झरने, भूजल से है, जो सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति और निजी कुओं को पानी प्रदान करता है। यानी कि पानी क्या होता है, अगर हम नॉर्मली पानी की बात करें तो पानी क्या है, वो चीज़ होती है, वो तरल पदार्थ होता है जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। वायु के बाद ये दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जल स्रोतों में शामिल हो सकते हैं, जैसे पहला होता है सतही जल, उदाहरण के लिए झील, नदी या फिर जलाशय, यानी कि वो पानी जो सतह के ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी कि ज़मीन के ऊपर पाया जाता है। अब ज़मीन के ऊपर पानी नदी के रूप में पाया जाता है, झीलों के रूप में पाया जाता है, या फिर जलाशय, तालाबों के रूप में पाया जाता है। फिर दूसरे टाइप का जल होता है भूजल, यानी कि ज़मीन के अंदर वाला जल, भूमि के अंदर का जल। और भूमि के अंदर का जल है जलवृत, या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं हैंडपंप वगैरह। हैंडपंप में हम लोग क्या करते हैं, पानी खींच के ज़मीन के अंदर से निकालते हैं। तीसरा जल होता है पुनर्चक्रित जल बाहरी चिन्ह, या फिर वो पानी जो हम रिसाइकल करके, रीयूज़ करके उनका उपयोग कर रहे हैं। यानी कि जो भी पानी दूषित हो रहा है, हम लोगों ने अपशिष्ट जल की बात की थी, यानी कि जो घरों से कचरा निकलता है, पानी निकलता है, उनको वापस क्या कर रहे हैं, हम शुद्ध करके उन पानी का यूज़ कर रहे हैं। तो यानी कि जब वो पानी हम लोग यूज़ करने के बाद उनका जो गंदगी निकाल लेते हैं, गंदगी निकालने के बाद उस पानी का अगर वापस यूज़ करें, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पानी का पुनः उपयोग कर रहे हैं। तो ये 3 टाइप का पानी हो गया जो हम मनुष्य यूज़ करते हैं। सबसे पहला है सतही जल, सतह के ऊपर का जल जो नदियों, झीलों, तालाबों आदि के रूप में पाया जाता है। दूसरे टाइप का जल होता है ज़मीन के अंदर का जल, यानी कि जो भूमि के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे हैंडपंप, बोरवेल वगैरह होते हैं, उनसे निकाला जाता है। और तीसरा होता है पुनर्चक्रित जल, यानी जो दूषित पानी होता है उसको रिसाइकल करके उनका यूज़ कर रहे हैं। अब वाटर के कंपोनेंट की बात करें, यानी कि पानी किससे बनता है, उसके रासायनिक संगठन की बात करें, यानी कि पानी का जो रासायनिक संगठन होता है वो क्या होता है। तो जनरली सबको पता होगा पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O, यानी कि पानी का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, यानी कि पानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। यानी कि जल के एक अणु में, यानी कि जब पानी के एक अणु की बात करें तो उसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा 1 ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और तब जाके क्या बनता है, हमारा जल का निर्माण होता है। यानी कि अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये एक ऑक्सीजन के द्वारा, इस बंध के द्वारा, सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, और इस तरीके से हमारे जो ये जल है इसका निर्माण हो जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं जल की कठोरता। अब जल की कठोरता क्या होती है, कठोरता यानी कि सॉलिडपन। अब पानी कठोर कैसे होता है, ऐसा नहीं है कि पानी बर्फ के रूप में कठोर हो गया। जल की कठोरता का मतलब होता है कि जो पानी है साबुन के साथ झाग दे रहा है या नहीं दे रहा। हम लोग कई जगह पे जाते हैं कि हम कितना भी कपड़ों पे पानी लगाए, साबुन लगाए, लेकिन उस पानी से झाग नहीं बन रहे, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पानी है वो कठोर है। अगर कोई साबुन पे पानी लगा रहे हैं हम लोग और वो आसानी से झाग दे रहे हैं, तो यानी कि क्या है, वो जल मृदु जल है। तो यानी कि पानी 2 तरीके के होते हैं, कठोर जल और अकठोर जल या फिर मृदु जल। फिर अब इनकी कठोरता को हम 2 तरीके से दूर कर सकते हैं। यह पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण जैसे खनिजों की उपस्थिति के कारण होती है। यानी कि अगर कोई पानी कठोर है, यानी कि कठोर जल है या फिर मृदु जल है, वो किनके कारण होता है कि अगर उस पानी में जो खनिज लवण प्रेजेंट है, कौन से खनिज लवण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर लवण प्रेजेंट है तो उस पानी में क्या होगी, कठोरता होगी। अब यह कठोरता 2 तरीके की होती है, एक तो होती है अस्थायी और एक होती है स्थायी। अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट या फिर टेम्पररी, और स्थायी यानी कि परमानेंट। अब अस्थायी कठोरता का मतलब होता है इसमें केवल मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट लवण होते हैं। यानी कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण किसी पानी में प्रेजेंट है तो उस पानी में कठोरता होगी, यानी कि वो पानी हार्ड वाटर होगा। लेकिन अगर उस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट यानी कि अगर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है
तो वो जो कठोरता होगी वो होगी अस्थायी कठोरता। जैसे CaHCO3, तो ये है कैल्शियम बाई कार्बोनेट और ये है मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट MgHCO3। यानी कि अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट लवण किसी भी पानी में प्रेजेंट है तो वह कठोरता होगी अस्थायी कठोरता, यानी कि टेम्पररी कठोरता, यानी कि हार्डनेस। फिर दूसरे की बात करें वो है स्थायी कठोरता, यानी कि अगर इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट लवण, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, और सल्फेट यानी कि SO4-2 और क्लोराइड है Cl-1, यानी कि अगर किसी भी जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट प्रेजेंट है तो वो है स्थायी कठोरता, और अगर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो वो है हमारी अस्थायी कठोरता। इसे उबालकर दूर नहीं किया जा सकता। ये है MgCl2 और ये है CaSO4। या फिर अगर इसमें मैग्नीशियम के साथ अगर सल्फेट लवण प्रेजेंट हो तो वो बन सकता है MgSO4(2) और ये हो सकता है CaCl2। इन चारों में से अगर कोई भी अशुद्धि प्रेजेंट है या फिर कोई भी लवण प्रेजेंट है तो वो तो होगी हमारी स्थायी कठोरता, जिन्हें हम उबाल कर या उस पानी को बॉईल करके दूर नहीं कर सकते। अगर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो उस वाटर को हम लोग बॉईल करके इसकी जो अशुद्धि है उसको दूर कर सकते हैं। फिर है इन अशुद्धियों या फिर इन कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर हमें स्थायी कठोरता यानी कि अगर हमें अस्थायी कठोरता दूर करनी है, अस्थायी कठोरता यानी कि बाइकार्बोनेट लवण प्रेजेंट है, अगर हमें अस्थायी कठोरता दूर करनी है तो इसके लिए हम पानी को उबाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि अगर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो उन्हें उबाल कर दूर कर सकते हैं। तो इसकी पहली मेथड कौन सी होती है, किसी भी पदार्थ को इसके उबलते तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया। यानी अगर किसी भी पानी में अस्थायी कठोरता है यानी कि बाइकार्बोनेट लवण प्रेजेंट है तो उस पानी को अगर हम उपयुक्त तापमान देंगे, टेम्परेचर देकर बॉईल कराएंगे तो उस पानी की जो अस्थायी कठोरता है वो दूर हो जाती है। फिर दूसरी विधि होती है क्लार्क्स विधि, यह है सबसे इम्पोर्टेंट। इस क्लार्क्स विधि में क्या होता है, इस विधि में कठोर जल को बुझे हुए चूने या चूने के पानी से उपचारित किया जाता है और अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। अब बुझा हुआ चूना या चूने के पानी का फॉर्मूला होता है CaOH3, CaOH का होल ट्वाइस 3। ये इसे क्या कहते हैं हम लोग, बुझा हुआ चूना या फिर चूने का पानी। अगर किसी भी कठोर जल में अगर हम ये पानी डाल दें या फिर चूने का पानी या बुझा हुआ चूना डाल दें तो वो जो पानी है उसकी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है और वो नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो थी अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, कब, जब पानी में बाइकार्बोनेट लवण प्रेजेंट हो। अगर स्थायी कठोरता है यानी कि सल्फेट या क्लोराइड के लवण प्रेजेंट है तब हम कौन सी मेथड अपनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहली मेथड अपनाते हैं हम गैन की परमुटिट विधि। इस विधि में परमुटिट या जो जियोलाइट होते हैं, जियोलाइट क्या होते हैं, ये एक टाइप के खनिज लवण होते हैं, यानी कि जो जमीन से खोदकर हम खनिज निकाल रहे हैं, अब उनसे जब शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं यानी कि जब अयस्क बनाने की प्रोसेस होती है, यह क्या होता है, एक टाइप का अयस्क होता है। इसका उपयोग कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। यानी कि जब हम जियोलाइट का उपयोग स्थायी कठोरता या फिर जल की कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं तो वो क्या होता है, परमुटिट। दूसरी है कैल्गोन मेथड। इस विधि में जटिल कैल्गोन का निर्माण होता है जो कठोर जल से जटिल आयनों को आयनित करने में मदद करता है। यानी कि कैल्गोन क्या एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है कैल्गोन, और जब इसका उपयोग हम कठोर जल में डाल रहे हैं तो ये कैल्गोन क्या करता है, जो जल में आयन प्रेजेंट है, अब जल में आयन कौन से प्रेजेंट होता है, जल होता है H2O। अब इसमें दो तरीके के आयन बनते हैं, एक बनता है H+ और एक बनता है OH-। तो ये क्या करता है कैल्गोन, कठोर जल में जो आयन प्रेजेंट है उनको आयनित कर देता है, यानी कि इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे क्या होता है इसकी जो अस्थायी कठोरता है वो बदल जाती है या फिर टूट जाती है। तीसरी है आयन एक्सचेंज रेजिन विधि। इस विधि में सोडियम आयन का उपयोग पानी की कठोरता को दूर करने के लिए सॉफ्टनर में विनिमय माध्यम को कोट करने में किया जाता है। यानी कि आयन एक्सचेंज जो मेथड होती है इसमें हम सोडियम आयन का उपयोग करते हैं। ये सोडियम आयन क्या करते हैं, जो विनिमय माध्यम होते हैं यानी कि जो एक्सचेंज मीडिया होता है उस एक्सचेंज मीडिया में सॉफ्टनर के रूप में काम करते हैं। सॉफ्टनर यानी कि
किसी भी चीज़ को कठोर से मृदु बनाने में जो पदार्थ हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि कठोर से मृदु बना रहे, हार्ड से जो सॉफ्ट चीज़ें बनाने के लिए जो भी पदार्थ यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग इस आयन एक्सचेंज में सोडियम पदार्थ क्या करता है, सॉफ्टनर के रूप में काम करता है, जिससे ये उस पदार्थ को या फिर कठोर जल को मृदु जल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारी मेथड थी स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता यानी कि जल में क्लोराइड या फिर सल्फेट के अगर लवण प्रेजेंट है तो स्थायी कठोरता, इसको दूर करने के लिए हम आयन एक्सचेंज मेथड, केल्विन मेथड और परमुटेट विधि का उपयोग कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि जल का वितरण कैसा है, कहाँ पर पृथ्वी पर जल का वितरण कैसा है, यानी कि पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, पानी के कौन कौन से स्रोत हैं जमीन पर। पानी का वह बिंदु, पानी का स्रोत वह बिंदु है जहाँ लोग प्राकृतिक जल चक्र से पानी निकालते हैं और यह जल आपूर्ति प्रणाली में प्रवेश करता है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे आम जल स्रोत निम्न है, यानी कि जो जनरली नॉर्मल लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा जो पानी यूज़ किया जाता है उसमें सबसे पहला है बारिश का पानी। अब बारिश का पानी हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अब वर्षा जल संचय के द्वारा, यानी कि जो बारिश का पानी आ रहा है उस बारिश के पानी को हम संचित करके या फिर संग्रहित करके उस पानी का यूज कर सकते हैं। वर्षा जल एकत्र करना एक आपूर्ति के सबसे सरल रूपों में से एक है और अच्छी गुणवत्ता वाला पानी प्रदान करता है, यानी कि जो वर्षा का पानी एकत्र करना है, ये क्या सबसे इजी मेथड होती है जल को प्राप्त करने की। वर्षा जल संचय के लिए सरल प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए। और नियमित रखरखाव पानी को दूषित होने से बचा सकता है, यानी कि जो वर्षा जल संचय कर रहे हैं, यानी कि जो बारिश के पानी का कलेक्शन कर रहे हैं, वह सबसे सरल मेथड होती है पानी को प्राप्त करने की। इसके लिए हम लोग कई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं और अगर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने बारिश के पानी को एकत्रित कर लिया है, अगर इनका हम सही तरीके से रखरखाव करेंगे, इसको ढक के रखेंगे, ज़्यादा दिनों तक इसका यूज़ फिर कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं भूजल, यानी कि ज़मीन के अंदर का जल। अब ज़मीन के अंदर का जल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हैंडपम्प, बोरवेल, कुएं वगैरह ये सारी मेथड्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं संरक्षित झरने। प्राकृतिक झरने भूजल जितना स्वच्छ पानी प्रदान कर सकते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक झरने हैं, जो नेचुरली झरने बने हुए होते हैं, आर्टिफिशियली बनाए गए नहीं है, लेकिन वो क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। भूजल जितना स्वच्छ पानी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सतह पर पंप करने की आवश्यकता के बिना, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, संरक्षित झरने वे झरने होते हैं या फिर वे पानी के स्रोत होते हैं जिनसे नेचुरल पानी प्रदान होता है या फिर स्वच्छ जल प्रदान होता है, जिनको बिना पंप किए, क्योंकि जो हेडपम्प वगैरह होते हैं, बोरवेल होते हैं, उनसे हमें पानी को खींचना पड़ता है या फिर उन्हें पंप देना पड़ता है या फिर निकाल के खींच के निकालना पड़ता है। लेकिन जो झरने होते हैं ये है तो ज़मीन का ही पानी, लेकिन इनको निकालने के लिए, इनका यूज़ करने के लिए, इनको पंप करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यह पानी आसानी से प्रदूषित हो सकता है और इसकी बात क्या है कि ये जो झरने ये आसानी से प्रदूषित हो सकते हैं क्योंकि जो नदियाँ वगैरह बहती है, लोग उसमें कचरा वगैरह डाल सकते हैं आसानी से। जो गाय भैंस वगैरह है उनका इस पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं कि ये जो प्राकृतिक झरने होते हैं ये आसानी से दूषित हो जाते हैं, इसलिए झरनों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये दूषित ना हो या फिर इनका पानी स्वच्छ रहे, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो झरना है इनको संरक्षित किया जाए। संरक्षित यानी कि इनको कंजर्व किया जाए, इनको बचाने की पूरी कोशिश की जाए या फिर इनके पानी का दुरुपयोग होने से बचाया जा सके। प्रौद्योगिकियाँ इन्हें और अधिक सुलभ भी बना सकती है। अगर इसके पानी को हम लोग सुरक्षित रखने के लिए या फिर दूषित होने से बचाने के लिए कई टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर सकते हैं। फिर है हाथ से खोदे गए कुएं। ग्रामीण निम्न आय वाले क्षेत्रों में भूजल प्राप्त करने का पारंपरिक और अभी भी सबसे आम तरीका है, यानी कि जो ग्रामीण एरिया होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, आज के टाइम भी कुएं का उपयोग करते हैं। ये क्या होता है, सबसे सरल मेथड होता है उनके लिए पानी का यूज़ करने का। फिर होती है ट्यूबवेल। किसी भी स्थल पर हाथ से खोदे गए कुओं से ट्यूबवेल की गहराई की तुलना में अधिक पानी मिल सकता है, यानी कि जितने भी ट्यूबवेल होते हैं इनसे ज़्यादा पानी प्राप्त होता है किसके कंपैरिजन में, अगर हम हाथ से कुएं खोदे तो। क्योंकि ये क्या होता है, ये नेचुरली बने होते हैं, लेकिन 100 से 150 मिलीमीटर व्यास वाले ट्यूबवेल आमतौर पर जल्दी और सस्ते में डूबते हैं। डूबने के दौरान डी वाटरिंग की आवश्यकता नहीं होती, कम अस्तर सामग्री की आवश्यकता होती है, निर्माण और उपयोग के लिए सुरक्षित होते हैं और कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये जो ट्यूबवेल होते हैं ये जो नॉर्मली 100 से 150 मिलीमीटर का जो व्यास होता है
यहाँ से यानी कि अगर ये हमारे ट्यूबवेल है तो इसका जो ऊपर का ये जो हिस्सा होता है सर्कल वाला, ये क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। यानी कि इसकी जो लंबाई होती है वो व्यास कहलाती है। अब इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 100 से 150 मिलीमीटर तक। और ये जो ट्यूबवेल होते हैं आमतौर पर जल्दी और सस्ते में डूबते हैं। यानी कि ये जो ट्यूबवेल होते हैं इनको प्राप्त करना बहुत सस्ता होता है। इनमें डी वाटरिंग की आवश्यकता नहीं होती। डी वाटरिंग यानी कि पानी निकालना, डी का अर्थ होता है निकालना, वाटरिंग यानी कि पानी, यानी कि डूबने के दौरान इनमें से पानी निकालने की आवश्यकता नहीं रहती। इनको बनाने के लिए सामग्री कम लगती है और इनके निर्माण और उपयोग करने के लिए ये सुरक्षित होते हैं और इन्हें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। यानी कि इनका रखरखाव की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती। इनके कंपैरिजन में झरने या फिर जो कुएँ होते हैं उनके कंपैरिजन में। फिर होती है बोरवेल। सामान्य प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ कठोर चट्टानें हैं या फिर जहाँ पानी अधिक गहराई में एकत्रित किया जाना चाहिए, बोरवेल विश्वसनीय उच्च गुणवत्ता वाला पानी प्रदान करता है। यानी कि वे एरिया जहाँ पे कठोर चट्टान है यानी कि बड़े बड़े पत्थर वगैरह हैं, या फिर जहाँ पानी अधिक गहराई से एकत्रित किया जाना चाहिए, जहाँ पे पानी बहुत अधिक गहराई में यानी कि बहुत ज़्यादा गहरे स्तर पे पानी भरा हुआ है, तो वहाँ से अगर पानी निकालना है तो उसके लिए हम बोरवेल का उपयोग करते हैं। और बोरवेल हमें उच्च गुणवत्ता वाला पानी प्रदान करता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का पानी प्रदान करता है जिसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं होती है। और पानी की कमी के समय लचीलापन बढ़ा सकते हैं। यानी कि जब पानी की कमी वगैरह हो जाती है या फिर बाढ़ के सीज़न आ जाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब पानी की कमी हो जाती है, बारिश वगैरह नहीं होती, अगर उसमें पानी प्राप्त करना होता है तब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या करता है? बोरवेल। तो यानी कि सबसे ज़्यादा काम सिर्फ बोरवेल आता है। फिर है ऊपरी तह का पानी, यानी कि जो जमीन के ऊपर का पानी होता है, सबसे ऊपरी परत पे जो पानी रहता है वो होता है नदी का सेवन। सतही जल संदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। अक्सर उपचार की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे स्रोत के रूप में प्राथमिकता नहीं दी जाती। हालांकि जहां अन्य जल स्रोत संभव नहीं है वहां कभी कभी सतही जल का उपयोग किया जाता है। यानी कि ऊपरी तह यानी कि पानी, सतह के ऊपर का पानी। अब ये कौन सा हो सकता है? यानी कि कई कई नदियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल सूखी हुई रहती है, उनकी तह पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ने लग जाती है तो उस थोड़े से जल का भी उपयोग करना पड़ता है। तो यानी कि इस स्रोत को प्राथमिकता तो नहीं दी जाती, लेकिन ये प्रायोरिटी में तो नहीं रखा जाता, लेकिन अगर कभी आवश्यकता पड़ जाती है तो इस तरीके के पानी का भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और फिर है उपसतह बांध। दुनिया के शुष्क और अर्ध शुष्क, शुष्क यानी कि ड्राई और अर्ध शुष्क यानी कि सेमी ड्राई क्षेत्रों में नदियों से रेत बजरी जमा होने से पीने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकता है। ऐसे जल स्रोत आमतौर पर मौसमी होते हैं, लेकिन 12 मासी भी हो सकते हैं। यानी कि ये वे जल होते हैं जहाँ पे बांध वगैरह बनाए जाते हैं। अगर हमने बांध वगैरह बना दिए तो उनसे पानी और सिंचाई यानी कि खेतों के लिए और पीने के पानी के लिए इस पानी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। फिर स्रोत से पानी निकालने के बाद इसे वहाँ तक पहुँचाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जहाँ लोग इसे एकत्र करते हैं, इनमें से कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ हैं। यानी कि जब हम पानी निकाल रहे हैं या फिर ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं, ज़मीन से पानी निकालने के बाद इनको निर्माण स्थल तक पहुँचा रहे हैं या फिर जहाँ पे इनका उपयोग करना है वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम किन मेथड का उपयोग कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले है गुरुत्व प्रवाह जल प्रणालियाँ। प्राकृतिक जल स्रोत हमेशा पानी एकत्र करने के लिए सुविधाजनक स्थान पर नहीं होते हैं। यानी कि जो जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं, नेचुरल जितने भी जल स्रोत है या फिर नेचुरल कोई नदी ले लो, कोई झरने ले लो, वो क्या होते हैं? हमेशा पानी एकत्र करने के लिए सुविधाजनक नहीं होते। यानी कि वो ऐसे स्थान पे बने होते हैं जहाँ से लोगों की पहुँच बहुत दूर होती है। जो रहने का एरिया होता है उस एरिया में मोस्टली नदियाँ नहीं पाई जाती। नदियाँ और झरने वगैरह ऐसे स्थान पे पाए जाते हैं जो लोगों की पहुँच से दूर हो। ये प्रणालियाँ पाइपों के नेटवर्क के माध्यम से स्रोत से उपयोगकर्ता तक पानी पहुँचाने के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करती है। यानी कि अब जब इन प्राकृतिक स्रोतों को लोगों तक उपयोग के लिए पहुँचाना है, यानी कि कहाँ तक? उपयोग करने वाले तक पहुँचाने के लिए हम गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण क्या? पानी को खींचना। गुरुत्वाकर्षण क्या काम करता है? किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, यानी कि नीचे की तरफ खींचना। यानी कि जब हम इस नेटवर्क का उपयोग, इनको पानी के पाइप जो बने होते हैं उन पाइप के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके पानी प्राप्त करते हैं। पानी का उपयोग करने वाले लोगों के करीब लाने से इकट्ठा करने में लगने वाला समय और प्रयास कम हो जाता है। यानी कि कई लोग क्या होते हैं,
पानी भरने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। किसी भी गांव में एक कुआं होता है, यानी कि जो जैसलमेर वगैरह का जो एरिया है, ड्राई एरिया होते हैं, वहाँ पे लोग पानी के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। तो यानी कि वो पानी के लिए इतना दूर दूर जाना पड़ता है। तो उस मेथड को कम करने के लिए, यानी कि वहाँ पे समय ज़्यादा लगता है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग गुरुत्व प्रवाह जल प्रणाली अपना सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके पाइपों का नेटवर्क बना लेते हैं। यानी कि वहाँ से पानी को निकालने के लिए पाइपलाइन बिछा दी और उन सभी पाइपलाइन को फैला लिया, यानी कि उसका एक पूरा नेटवर्क जाम कर लिया। फिर इसका उपयोग हम लोग पानी पहुँचाने के लिए कर सकते हैं, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के लिए। यानी कि ये काम किसका होता है, मोस्टली महिलाओं और लड़कियों को पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। तो ये जो प्रणाली होती है सबसे ज़्यादा मदद इन्हीं लोगों को करती है। परिवहन के दौरान पानी को संरक्षित भी किया जा सकता है और इसे दूषित होने से बचा भी सकता है। फिर है हैंडपम्प। हैंडपम्प भी क्या होता है, जमीन से खोदेगा, यानी कि ये क्या करता है, जमीन से खोद के पानी को निकालता है। एक कुएं या बोरवेल से भूजल जुटाने के लिए एक लागत प्रभावी और अपेक्षाकृत आसान उपयोग तंत्र प्रदान करते हैं, साथ ही इसे संदूषण से भी बचाता है। यानी कि ये क्या करता है हैंडपम्प, अगर कुएं वगैरह जो होते हैं वो ढके हुए नहीं रहते, यानी कि वो इतने खुले में रहते हैं कि उन पे कोई भी उनको दूषित कर सकता है। लेकिन जो हैंडपम्प वगैरह होते हैं ये है भी एक प्रकार का भूजल, यानी कि इस भूजल का उपयोग करके इसको हम दूषित होने से बचा सकते हैं। फिर है सौर पंपिंग। लागत में नाटकीय रूप से गिरावट आई है, लेकिन लोगों के करीब पानी पहुंचाने के साधन के रूप में इसका उपयोग तेजी से किया जा रहा है। हालांकि जैसा कि किसी भी तकनीक के मामले में होता है, यदि सौर पंपिंग को खराब तरीके से लागू किया जाता है या खराब तरीके से प्रबंधित किया जाता है तो यह टिकाऊ नहीं होगा। अब सौर पंपिंग क्या है, सौर यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, और पंपिंग यानी कि खींचना या फिर पंप करना, यानी कि अगर हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, हालांकि ये मेथड अभी ज़्यादातर यूज़ नहीं की गई है। क्यों, इसके लिए क्योंकि बहुत सारे पंपिंग की आवश्यकता होती है, पंप करने के लिए सौर एनर्जी बनानी पड़ती है। तो अगर इसका हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसको हम खराब तरीके से लागू कर सकते हैं, यानी कि अगर इसको यूज़ में लाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा सही तरीक़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर है रस्सी पंप, एक सरल तकनीक जिस साइकिल के पहिए, स्क्रैप धातु और प्लास्टिक जैसे पुनर्नवीनीकरण भागों से बनाया जा सकता है। यानी कि जब हम रस्सी का उपयोग करें, यानी कि कई लोग होते हैं जो रस्सी का जो साइकिल का जो पहिया होता है उससे रस्सी बांध के फिर कुएं से पानी निकालने के लिए उपयोग करते हैं। पहले तो लोग खींचते थे, लेकिन अब खींचने की बजाय क्या करते हैं, इस प्रकार की मशीनों का उपयोग कर रहे हैं पानी निकालने के लिए। फिर है जल भंडारण, यानी कि जल का कलेक्शन करना। जल स्रोत की प्राकृतिक प्रवाह दर अलग अलग होती है, यानी कि जितने भी जल स्रोत हैं, पानी के रिसोर्सेज हैं, उनमें जो प्राकृतिक प्रवाह की दर होती है, यानी कि पानी के बहने का जो फ्लो होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन लोगों को पूरे वर्ष और दिन के अलग अलग समय पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि पानी के प्रवाह की दर तो अलग अलग होती है, लेकिन पानी की आवश्यकता तो पूरे दिन रहती है और अलग अलग समय पे रहती है। जब आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो, यानी कि जब पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं हो, तब पानी का भंडारण की मांग बढ़ जाती है और इसको पूरा करने के लिए आपूर्ति को संतुलित करना पड़ता है। यानी कि जब पानी की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हर किसी व्यक्ति को पानी अलग अलग समय पर अलग अलग आवश्यकता होती है, इसके लिए हमें भंडारण की आवश्यकता रहती है, यानी कि पानी के भंडारण को बढ़ावा देना चाहिए। फिर है जल कियोस्क, हमारे स्थानीय भागीदारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं और परिचालकों द्वारा चलाए जाते हैं, जो अपने समुदाय के किफ़ायती शुल्क पर स्वच्छ सुरक्षित पानी प्रदान करते हैं। यानी कि ये क्या होता है, ये एक टाइप का पानी बेचने का तरीका है। यानी कि अगर जो लोग पानी का भंडारण करते हैं, एक्स्ट्रा पानी जमा करके रखते हैं, वो किफ़ायती शुल्क पर, यानी कि पैसों का लेन देन करके स्वच्छ सुरक्षित पानी प्रदान करते हैं। यानी कि जो कैन है, पानी के वाटर बॉटल्स वगैरह आते हैं, उन्हें क्या कह सकते हैं हम लोग, वाटर कियोस्क कह सकते हैं। फिर हम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के अलावा पानी पीने के लिए पर्याप्त सुरक्षित, यानी कि पीने योग्य होना चाहिए। यानी कि हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है, अगर हमारे जो पानी के स्रोत हैं वहाँ से हम लोग पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारा पानी पीने लायक ही हो। तो हमें ऐसा पानी प्राप्त करना है जो पीने योग्य हो, यानी कि उसका सुरक्षित स्वच्छ उपयोग कर सकें। यदि पानी प्राकृतिक रूप से साफ है तो उसे उपचारित करने की आवश्यकता नहीं रहती, यानी कि भूजल से वगैरह प्राप्त करें तो वो ऑलरेडी साफ होगा। यानी कि अगर हम नेचुरली उस पानी को प्राप्त करें तो वो ऑलरेडी क्लीन होगा, तो उसको स्वच्छ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, स्वच्छ पानी नहीं आ पाता, जैसे बारिश का पानी होता है, अगर उसमें गंदगी वगैरह मिल जाए, एसिड रेन वगैरह हो जाए, तो उस पानी को हमें
क्लीन करना पड़ता है, यानी कि उस पानी से गंदगी को हटाना पड़ता है, फिर उस पानी को पीने योग्य बनाना पड़ता है। हालांकि कभी कभी जल उपचार प्रौद्योगिकियों या कीटाणु शोधन का उपयोग करके उपभोग से पहले यानी कि यूज करने से पहले पानी को शुद्ध करना आवश्यक होता है। यानी कि जब पानी में गंदगियां मिल जाती है या फिर जो कीटाणु वगैरह हो जाते हैं उनको दूर करके फिर हम उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो उस पानी को शुद्ध करने की प्रोसेस क्या क्या होती है, उसमें सबसे पहली प्रोसेस होती है पानी को उबालना। यानी कि मोस्टली क्या होता है, पानी को उबालने से उसमें जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उबालना जल शुद्धिकरण का सबसे सरल यानी कि सबसे सिंपल और पारंपरिक तरीका है। पारंपरिक यानी कि जो सभी घरों में मोस्टली यूज किया जाता है, यानी कि ये सबसे सस्ता और सबसे सरल मेथड होती है। इसमें पानी को उसके क्वथनांक यानी कि उबलने का जो तापमान होता है कौन सा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जिस तापमान पर किसी भी वस्तु को उबाला जाता है उसे कहते हैं क्वथनांक, और पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसमें पानी को उसके क्वथनांक 100 डिग्री पर गर्म करना होता है, जिससे उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर अन्य कोई भी रोगजनक होते हैं, रोगजनक यानी कि रोग फैलाने वाले कीटाणु को मारने के लिए इसे कई मिनटों तक बनाए रखना शामिल है। यानी कि पानी को उबालने से यानी कि इसके क्वथनांक के टेम्परेचर पर यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी को उबालने से इसमें जो बैक्टीरिया है, जो भी रोग फैलाने वाले कीटाणु हैं, वो सभी मर जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। पानी को पीने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए पानी को कम से कम 5 मिनट तक उबालना पर्याप्त होता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई पानी अगर हमें उसे संदूषित करना है या फिर संदूषित होने से बचाना है तो उसके लिए या फिर उस पानी को पीने योग्य बनाने के लिए कम से कम हमें उस पानी को 5 मिनट तक उबालना आवश्यक होता है। पानी को उबालने का मुख्य लाभ यह है कि अधिकांश रोगजनक को मारने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। क्योंकि पानी को अगर हम उबाल रहे हैं तो पानी को उबालने से सबसे मुख्य लाभ यही होता है कि इसमें जितने भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होंगे उनको आसानी से मार सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली मेथड थी, पानी को उबाल कर भी शुद्ध किया जा सकता है। फिर दूसरी है छानने का काम। निस्पंदन एक फिल्टर के माध्यम से पानी को प्रवाहित करके उसमें से अशुद्धियों को निकालने की एक विधि है। यानी कि पानी को छानने का काम, पानी को छान कर पीना चाहिए, मोस्टली घरों में यूज़ किया जाता है। यानी कि उबालने के साथ साथ अगर पानी को छान कर भी यूज़ किया जाए तो भी उसमें से हम अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। फिल्टर करके हम उसमें से रेत के कण, लकड़ी का कोयला, सिरेमिक जैसे सामग्रियों से बनाया जा सकता है। निस्पंदन तलछट, बैक्टीरिया या फिर कुछ वायरस जैसे अशुद्धियों को दूर करता है। यानी कि अगर हम निस्पंदन का यूज़ करें, जैसे पानी छानने की जो छलनी वगैरह होती है उसका यूज़ करके हम लोग उसमें से जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको फिल्टर कर सकते हैं। हालांकि ये रसायनों या भारी धातुओं को नहीं हटा सकता, क्योंकि अगर जो छानने की जो छलनियाँ वगैरह होती है उसमें से किसको हम अलग कर सकते हैं। अगर उसमें कोई मिट्टी वगैरह है, रेत के कण है या फिर कोई मच्छर वगैरह आ गया उसको अलग कर सकते हैं। अगर लेकिन उस पानी में केमिकल मिला हुआ है तो ये जो फिल्टर पेपर होता है, ये फिल्टर या फिर ये छलनी उस रसायन को अलग नहीं कर सकती, यानी कि उस केमिकल को नहीं हटा सकती। निस्पंदन का यानी कि छानने का मुख्य लाभ यह है कि यह पानी को शुद्ध करने का एक लागत प्रभावी तरीका है और इसे बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। यानी कि निस्पंदन का, छानने का काम हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह क्या करता है, मोस्टली जो ठोस अशुद्धियाँ होती है उसको अलग कर सकता है और इसका उपयोग बड़े लेवल पर किया जा सकता है। फिर अगली मेथड होती है आसवन यानी कि डिस्टिल वाटर, यानी कि जो डिस्टिलेशन करते हैं हम लोग, उबालना या फिर उसमें कुछ केमिकल मिला के फिर चेंज करना। आसवन पानी को उबाल कर शुद्ध करने और फिर भाप को वापस तरल रूप में संघनित करने की प्रक्रिया है। यानी कि आसवन क्या मेथड होती है, हमने जब पानी को उसके क्वथनांक पर, पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब हमने पानी को उसके क्वथनांक पर उबाल दिया, उबालने के बाद वो भाप बन के उड़ने लगा, उस भाप को हमने कलेक्ट करके फिर उसको वापस लिक्विड फॉर्म में प्राप्त कर लिया, यानी कि तरल के रूप में प्राप्त कर लिया। तो ये मेथड कौन सी है, आसवन विधि। यह प्रक्रिया खनिजों, रसायन और भारी धातुओं जैसे अशुद्धियों को दूर करती है। यानी कि अगर इस मेथड का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, अगर हमें लगता है कि इसमें खनिज मिले हुए हैं, उसमें केमिकल मिले हुए हैं या फिर उसमें कोई भारी धातु मिली हुई है, ऐसी अशुद्धियाँ प्रेजेंट है, तो इनको अलग करने के लिए हम लोग आसवन मेथड का यूज़ करते हैं। अगला है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण यानी कि क्लोरीन को दूर करना। क्लोरीनीकरण जल शुद्धिकरण की एक रासायनिक मेथड है जिसमें पानी में क्लोरीन मिलाना शामिल है। क्लोरीन अधिकांश बैक्टीरिया और वायरस को मारता है। इसका उपयोग बड़ी मात्रा में पानी को कीटाणु रहित यानी कि रोगाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। क्लोरीनीकरण का मुख्य लाभ यह होता है
कि यह रोगजनक यानी कि रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया को मारने का एक प्रभावी तरीका है और इसे बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, यानी कि लार्ज स्केल पर इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि क्लोरीन की अत्यधिक मात्रा स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है और ये सभी अशुद्धियों को दूर नहीं कर सकती। यानी कि जो क्लोरीनीकरण है, क्लोरीन को मिलाना, अगर क्लोरीन को हम ज़्यादा मात्रा में मिलाकर उस पानी को शुद्ध कर रहे हैं तो वो शुद्ध तो होगा, लेकिन शुद्ध होने के साथ साथ जो अधिक मात्रा में क्लोरीन है ये क्या कर सकता है, हमें हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दे सकता है। और यह पूर्ण रूप से यानी कि ये उसमें जितनी अशुद्धियाँ उन सभी अशुद्धियों को दूर नहीं कर सकता। इसलिए ये जो क्लोरीनीकरण है ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है, जिससे हम लोग पानी को शुद्ध करते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर था जल, जिसमें हम लोगों ने जल की कठोरताओं के बारे में देखा, जल के जो वितरण है पृथ्वी पर उसके बारे में देखा, और हमने देखा कि पानी को शुद्ध करने के लिए कौन कौन सी मेथड को अपना सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नया वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।